गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक को आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा है। जब हमने पढ़ा था विकास की अवस्थाओं को, तो विकास में हमने पढ़ा था जो हमारा विकास है वह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या है, उत्पाद है। इसी प्रकार जो लर्निंग है वहाँ पर भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों हमारे क्या कर रहे थे, लर्निंग को प्रभावित कर रहे थे। तो आज हम जानेंगे जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट, इन दोनों टर्म्स को हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बालक की शिक्षा को क्या करते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। हेरिडिटी का अगर हम सामान्य अर्थ जानें, जैसे कि हेरिडिटी है, इसको साइंटिफिक वे में भी क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। और अगर जनरली हम इसे कहें तो ये उन गुणों को कहा जाता है जो कि हमें क्या होते हैं, जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी कि आपने देखा है कि एक व्यक्ति कोई है तो उसका जो जिस बर्थ को किसी बच्चे का हो रहा है तो वो जिस प्रकार से उसके माता पिता हैं वही स्वरूप लेके कहीं ना कहीं क्या होता है, जन्म लेता है। अगर कोई जानवर है तो उसका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, जानवर उसी की संरचना उसके अंतर्गत होती है। इसी प्रकार अगर हम पेड़ पौधों से ले, जिस चीज़ का हम बीज होते हैं उसी की संरचना का हमें क्या होता है, दूसरा पौधा या पेड़ प्राप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं वंशानुक्रम है। यानी कि जो कि हमारे माता पिता है या हमारे दादा दादी हैं या फिर हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की कुछ गुणों को, कुछ समानताओं को लेकर हम क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि एक मनुष्य का जो बच्चा है वो क्या होता है, मनुष्य के रूप में ही होता है। तो इसे हम सामान्य अर्थों में क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेरिडिटी ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के ही हमें क्या हो, गुण हमें प्राप्त होते हैं। हेरिडिटी के अंतर्गत हो सकता है कि हमें हमारे 3 से 4 पहले की जो जनरेशन है उससे भी हमें क्या होते हैं, कुछ गुण प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनके डिफरेंट जो मेंडल है उन्होंने इस पर किया था। सबसे पहले उन्होंने इस पर स्टडी की थी, गाल्टन ने इस पर स्टडी की थी। मेंडल ने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो उन्होंने बताया था कि कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से दूसरी जनरेशन में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है उसके बाद कुछ और आगे की जनरेशन में वो गुण दिखाई दे। इसी प्रकार से बहुत सारे लॉज उन्होंने अपने स्टडीज़ के आधार पे दिए। तो इनको मेंडल के लॉ को या फिर गाल्टन ने जिन्होंने भी इस क्षेत्र में स्टडी किया उनको हमने विस्तार से नहीं जानना है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी सामान्यतः हमने इसको क्या बोला कि ये क्या है, माता पिता से प्राप्त होने वाले कुछ गुण हैं जो कि उसके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है या बच्चा है उसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। वो उसके रंग, स्वरूप जो होगा, उसका आकार कितना होगा, उसका ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यानी कि जैसे कि हम ये कहते हैं कि हाइट, अगर माता पिता बहुत अच्छी हाइट के होते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, उनकी हाइट भी अच्छे होते हैं। तो ये गुण हैं जो कि हमें क्या होते हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो इन्हें अगर हम साइंटिफिक वे में अगर डिस्क्राइब करना चाहें, बताना चाहें, तो जो अगर किसी एक बच्चे का जो जन्म होता है, यानी कि उसका जीवन शुरू होता है, वो होता है कंसेप्शन के टाइम से, यानी कि गर्भधारण के समय से किसी बालक का क्या होता है, विकास होना शुरू होता है। तो उसी समय बच्चे में सबसे पहले जो कि अगर हम बात करें, अगर स्त्री जो जर्म सेल हैं और फिर जो मेल जर्म सेल हैं, यानी कि जिसे अगर हम स्त्री का कहें जिसे कि हम ओवा कहते हैं, और जो मेल से जो जर्म सेल्स हमें प्राप्त होते हैं स्पर्म के रूप में, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। यानी कि जो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा बच्चे का वो क्या होता है, जायगोट के रूप में होता है। इस जायगोट के अंतर्गत हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। तो ये तीनों चीज जो क्रोमोसोम्स हैं इसी के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स जो हैं ये क्या होते हैं, जो हेरिडिटी के जो गुण हैं उनके वाहक होते हैं। तो स्त्री से भी हमें, आपने ये सारी बातें आपको पता होंगी कि जो व्यक्ति है उसके अंतर्गत क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें से जो 23 मेल से 23
फीमेल से हमें क्या होते हैं कुछ क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं। ये मिलकर 46, फिर से ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स का निर्माण करके एक नए जीवन का क्या होता है निर्माण होता है, जो कि क्या है जायगोट के रूप में। और धीमे धीमे उसमें क्या होती है विकास शुरू होता है। और जो हेरिडिटी की जो क्वालिटीज है, जो जन्म के समय, कुछ मैंने आपको ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं है जन्म के समय ही जो सारी विशेषताएं हमें दिख जाए। तो जो हेरिडिटी के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमें क्या होते हैं फिर बाद में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि जो जायगोट है वहाँ पर हमें कुछ जिन जीन्स की ज़रूरत होती है वो हम वहाँ पर क्या होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर जैसे बेबी गर्ल बॉर्न होगा या फिर बेबी बॉय बॉर्न होगा, इसका जो होगा वो क्या हो जाता है, जैसे ही कंसेप्शन होगा उस टाइम से क्या हो जाता है डिसाइड हो जाता है। यानी कि अगर हमें क्या होता है ये सारी चीज़ें अगर गर्ल्स का होगा तो उसके अंतर्गत क्या होंगे एक्स क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो बॉय जो होगा उसके अंदर क्या होंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि क्रोमोसोम्स का 23 जो पेयर होता है उससे हमारा क्या होता है लिंग का निर्धारण होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एक बच्चा फॉर्म हो रहा है, जो बच्चा एक बन रहा है, कोई एक व्यक्ति का अगर निर्माण हो रहा है तो वो कहाँ से होता है जायगोट के निर्माण से होता है, और जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कुछ क्रोमोसोम से और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से उनका क्या होता है निर्माण होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंतर्गत ही क्या होते हैं जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं हर एक जीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर एक क्रोमोसोम्स के अंतर्गत हजारों की संख्या में क्या होते हैं जीन्स होते हैं। यानी कि जो अलग अलग हैं, पहला जो क्रोमोसोम्स है या सेकंड है, सबके नंबर्स अलग अलग होते हैं कि किसी में हो सकता है कि 1000 से ऊपर हो, किसी में 1000 से कम भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज 1000 के आसपास एक क्रोमोसोम्स के अंतर्गत क्या होते हैं जीन्स होते हैं। और हर एक जीन्स में एक गुण जरूर उसमें होता है, यानी कि एक जीन्स एक गुण का क्या होता है वाहक होता है। वो क्या करता है एक गुण को ट्रांसफर करता है फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो इतनी ज़्यादा संख्या में जो जीन्स हैं वो किसी न किसी एक गुण को अपने जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे कैरी करके बच्चे में क्या करते हैं लेके आते हैं। तो वो जीन्स वो गुण धीमे धीमे क्या होते हैं बच्चे में दिखाई देते हैं। तो ये गुण हो सकते हैं जैसे कि रंग किस प्रकार का होगा, रूप किस प्रकार का होगा, लंबाई किस प्रकार की होगी। हमने आपको बताया था कि हेरिडिटी हमारी मानसिक जो बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि है उस पर भी क्या करती है प्रभाव डालती है। तो उसका बुद्धि कैसी होगी, अगर उसके माता पिता बुद्धिमान है और हो तो उसके गुण हो सकता है कि बच्चे में भी बच्चा भी क्या हो बुद्धिमान। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे के अगर माता पिता बुद्धिमान है तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिग्रेशन का कार्य करता है, यानी कि कुछ जो गुण होते हैं कि वो कभी कभी कम भी क्या होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इनको हमने समझा कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी ऐसे अगर हम इनको साइंटिफिक वे में हमने समझा तो जो जायगोट का फॉर्म होता है उसमें क्या होते हैं कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंतर्गत क्या होते हैं जीन्स होते हैं, जो कि एक गुण का क्या करते हैं एक गुण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक व्यक्ति का सृजन होता है, और वो एक स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे कि फेस कैसा होगा, अगर जैसे कि पेरेंट्स अगर छोटे हैं हाइट के तो बच्चे भी क्या होंगे, तो ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। रंग का गुण हो सकता है, रूप का गुण हो सकता है, लंबाई का गुण हो सकता है, बुद्धि का गुण हो सकता है। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं उसके अंतर्गत एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो इसको हमने समझा। बीएन झा ने क्या बोला है वंशानुक्रम के बारे में, इसको समझेंगे। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यानी कि जन्म के समय जो भी उनको विशेषताएं उसमें दिखाई दे रही हैं उस समय बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो शुरू होता है जब वो बर्थ लेता है। उस समय उसका इन्वायरमेंट किस प्रकार से है, जन्म से पहले बच्चे का क्या होता है हेरिडिटी के गुण दिखाई देते हैं, और उसका पोषण किस प्रकार से हो रहा है ये सारी चीज़ें क्या करती हैं उसके विकास को प्रभावित करती हैं। अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चे को जन्म लेने के बाद से उसे जो इन्वायरमेंट मिलता है उसे हम इन्वायरमेंट की संज्ञा देती हैं। तो ये सभी तो उन्होंने बोला कि जन्म के समय जो विशेषताएं हमें मिल रही हैं वो सब क्या है हेरिडिटी है। हेरिडिटी इज द टोटल सम ऑफ
इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स, एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जन्म के समय उसे मिली हैं कि उसका रंग किस प्रकार से है, उसकी हाइट, हमने आपको बताया कि कुछ बच्चों के हो सकता है कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी जन्म के समय ही हम देखते हैं उनकी फिंगर्स लंबी हैं या फिर किसी की छोटी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, उसकी हेरिडिटी से उसको वो चीज़ें मिली हैं, वो स्वरूप जो उसने प्राप्त किया है वो क्या है, हेरिडिटी के आधार पर उसने जाना है। तो ये है हेरिडिटी। तो बीएन झा ने और भी हमने जो इसमें जो ड्राइवर हैं उन्होंने, जेम्स ड्राइवर ने बोला माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रम है। यानी कि हेरिडिटी क्या है, माता पिता से शारीरिक, फिजिकल और मानसिक, यानी कि जैसे कि हमने बोला बुद्धि में भी क्या होता है कि अगर माता पिता क्या है उनकी बुद्धि क्या है, तेज है, तो बच्चों की भी क्या होती है, तेज होती है। तो इस प्रकार से जो मानसिक और शारीरिक विशेषताएं दोनों को उन्होंने वहां पर उन्होंने बोला कि जन्म के समय, अगर हम बीएन झा की डेफिनेशन को देखें, उन्होंने बोला जन्म के समय जो भी गुण हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सब कुछ हेरिडिटी का क्या है, परिणाम है। और जो जेम्स ड्राइवर है उन्होंने बोला शारीरिक, यानी कि जो आपको फिजिकल रूप में दिख रहा है, और मानसिक हमें क्या हो सकता है कि दिखे भी। तो जो हेरिडिटी के कुछ इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों विशेषताएं का संतानों में हस्तांतरण, यानी कि जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसमें उनका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अतः कहा जा सकता है वंशानुक्रम से तात्पर्य है जन्म के समय प्राप्त होने वाले गुणों से। तो जन्म के समय जो भी गुण आपको बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जन्म के समय ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के हो रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी हेरिडिटी का इफेक्ट है। तो इसी प्रकार या फिर कोई बच्चा क्या है बहुत जन्म के समय से ही क्या है बहुत कमजोर है, या फिर कुछ बीमारियों के साथ अगर वो जन्म ले रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, उनका हेरिडिटी का इफेक्ट है। तो कुछ इफेक्ट उनकी जो पहले की जनरेशन में अगर है तो वो अगर उसमें दिखाई दे रही है तो वो क्या, वो सभी क्या है, हेरिडिटी का परिणाम है। तो जो भी गुण हमें जन्म के समय प्राप्त होते हैं वो सभी को हम क्या कहते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, हेरिडिटी कहलाती हैं। अगर इसे यह ज़रूरी नहीं है कि हमें जन्म के समय स्पष्ट रूप से दिखाए। तो ये मैंने आपको बताया कि जन्म के समय जरूरी नहीं है कि सारे हेरिडिटी के गुण हमें क्या होते हैं जन्म के समय ही। जैसे कि मैंने बोला कुछ डिजीज़ हैं, वो डिजीज़ हो सकता है कि जन्म के समय ही नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चा यंग हो जाता है, चाइल्डहुड में है या फिर एडोलसेंस में है या एडल्ट होने के बाद भी उसमें क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी के कुछ इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। ये और भी पक्षों में होते हैं, जैसे कि कुछ मॉरल से रिलेटेड भी ये माना जाता है कि हमें हेरिडिटी से ही क्या होते हैं, कुछ नैतिकता के गुण भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद समझते हैं वातावरण की, वातावरण क्या है। तो वातावरण व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ भी है, यानी कि वो हमने आपको पहले भी बताया कि वातावरण क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है और मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट होता है। यानी कि अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर जलवायु कैसी है, वो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है, या फिर वहाँ पर की जो हवा है या वहाँ का जल है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार से हैं, तो ये सभी हमारे आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। इसी प्रकार से सोशल इन्वायरमेंट में, यानी कि बच्चा की फैमिली का आकार कैसा है, उसका दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से है, और जो दूसरे लोगों का व्यवहार, ये भी हमारे क्या आएगा, सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। कि जो अगर टीचर है या फिर उसके आसपास जो उसके फ्रेंड हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार का है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट की बात करें तो ये सभी चीज़ें, मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट यानी कि बच्चे की कोई ज़रूरत है तो वो ज़रूरतों की उसकी पूर्ति हो रही है, या साइकोलॉजिकल चीज़ें क्या हैं कि बच्चे की कुछ नीड है या फिर मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे को बाहर से कितना मोटिवेशन मिल रहा है, कितना उसका जो उसकी नीड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट होती है, या फिर उसकी जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति हो रही है, तो ये उसके कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिसाइड। यानी कि फिर उसके जीवन में जीने के लिए, जैसे कि जो बाधाएं कितनी हैं उसके सामने, किसी बच्चे के सामने क्या होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, और कोई बहुत अच्छे से उसको सारी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो ये क्या है, उसके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है कि जो उसकी ज़रूरत है वो उनको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार से अगर हम आपको इसमें एक एग्जांपल दें, आप अगर आपने देखा होगा, अगर एक पेड़ आप लगाते हैं कहीं पर, वो पेड़
एक को आपने बहुत अच्छी जगह पे लगाया, खुली जगह पे लगाया, उसको वहाँ पर प्रॉपर धूप भी मिल रही है, और तो ये उसका क्या है, इन्वायरमेंट है, और आप उसको डेली पानी भी देते हैं। लेकिन एक पेड़ ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे क्या है, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, या उसको फैलने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, इसी प्रकार से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति से, कि एक को तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, सारी जो उसकी ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, और एक बच्चा ऐसा है जिसको क्या है, खाने के लिए भी कुछ क्या है, अपना जो मतलब भोजन की जो उसकी आवश्यकता है, नीड, वो आसानी से फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इस प्रकार। तो ये व्यक्ति के आसपास जो कुछ भी हुए, वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई घटना हो सकती है, ये सभी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है वो भी, उसका प्रभाव हमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई सकता। तो इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है वो भी क्या होता है, स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से व्यक्ति को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। वातावरण से व्यक्ति, जो वातावरण है उससे हमारे, एक तो हमने जन्म के समय देखा, हेरिडिटी के अंतर्गत हमने क्या देखा कि फिजिकल और जो मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग उसका सामाजिक किस प्रकार से होगा, वो क्या होगा, यानी कि उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, ये इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है। लेकिन जो हेरिडिटी है उसके अंतर्गत हमने देखा कि उसकी जो शारीरिक स्वरूप है, जो कि उसको वो एक मनुष्य का व्यक्ति, एक मनुष्य ही पैदा हो रहा है, तो शारीरिक स्वरूप किस प्रकार का होगा, ये हमने देखा। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि कुछ मानसिक क्वालिटीज जो होती हैं, मानसिक एबिलिटीज जो होती हैं, वो भी हमको क्या होती है, हेरिडिटी से प्राप्त होती है। लेकिन इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हमारे सामाजिक विकास, हमारा संवेगात्मक विकास और हमारे नैतिक विकास या फिर भाषाई विकास, इन सभी को हमारा इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हेरिडिटी का जो इफेक्ट है वो कुछ क्षेत्र में है, तो लेकिन जो वातावरण है उसका जो इफेक्ट हम देखते हैं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में देखते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हेरिडिटी जो है कि वो कुछ जन्म के समय तक ही क्या है, सीमित है, कुछ एरियाज में क्या होती है, सीमित होती है, लेकिन इन्वायरमेंट का प्रभाव अधिक होता है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं, कुछ लोग जो हेरिडिटी है उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो जो प्रथम स्वरूप हमें मिल रहा है, यानी कि हेरिडिटी से अगर हमको क्रोमोसोम से हमारे कुछ गुणों का ट्रांसफर नहीं होगा तो व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा। तो दो चीज़ें दोनों ही क्या मानी जाती है, इंपॉर्टेंट, यानी कि जन्म के लिए हमारी क्या है, हेरिडिटी बहुत ज़रूरी है। हेरिडिटी के गुण होना, यानी कि हेरिडिटी का ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है जन्म के लिए। उसके बाद जब जन्म होगा उसी के बाद बच्चे में क्या होगा, डेवलपमेंट होंगे, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट उसके अंतर्गत होंगे। तो दोनों ही, इसलिए इसमें हमेशा ये भी बात है, कुछ लोग क्या मानते हैं, हेरिडिटी बहुत प्रभावी मानते हैं और कुछ लोग इन्वायरमेंट, और कुछ लोगों ने ये बताया कि दोनों का क्या है, ये जो व्यक्ति है वो दोनों का ही परिणाम स्वरूप ही हम इसको क्या करें। अगर व्यक्ति, अगर जन्म उसका हो जाता है तो अगर उसका पर्यावरण नहीं हो तो उसका फिर और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर उसका अस्तित्व भी क्या होता है, वहां पर समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर उसका जन्म हो गया, उसको फिर उसके बाद अगर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर अच्छे से उसे खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे से उसको वायु नहीं मिल पा रही है, अगर उसको अच्छे से पानी नहीं मिल रहा, अच्छा पानी नहीं मिला, तो वो तो ग्रोथ करेगा नहीं। तो दोनों ही क्या है, जरूरी हैं व्यक्ति के विकास के लिए। तो ये इन्वायरमेंट जो है ये क्या करता है, व्यक्ति के जो सभी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वातावरण में किए गए अध्ययनों से सिद्ध होता है कि वातावरण भी व्यक्ति के विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुछ लोगों के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं, जैसे कि बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने क्या कहा था वातावरण के बारे में। जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। तो उन्होंने सिंपल शब्दों में इसे समझाया, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने इसे बहुत आसान शब्दों में समझाया कि जीन्स के अतिरिक्त जो भी एक व्यक्ति है, एक तो उसको जीन्स के थ्रू मिल रहा है, दूसरा उसके बाद अगर उसके जीवन में कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसे प्रभावित करती है, वो क्या है, वातावरण है। यानी कि जो भी चीज़ें अब उसे जन्म लेने के बाद जीन्स से तो बच्चे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके बाद जो भी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए या फिर जीवन में उसे पीछे धकेलने के लिए, ये जो भी प्रभावी हैं वो सब क्या है, वातावरण है। यानी कि उसका वातावरण किस प्रकार से है ये पूरा उस पर निर्भर करता है। वुडवर्थ
ने बोला, वातावरण में वो सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने से प्रभावित करते हैं, यानी कि जीवन के आरंभ से, जब से बच्चे का जीवन शुरुआत होती है, यानी कि बर्थ के बाद बच्चे का जो शुरुआत होती है उसको पूरा क्या करता है, उसको प्रभावित करने वाला कौन है, वातावरण है। यानी कि जैसे खान पान से रिलेटेड है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आर्थिक स्थिति है, ये सभी किसके अंतर्गत आए, उसका स्कूल आ गया, स्कूल एनवायरनमेंट, उसका होम एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी कि जन्म लेने के उपरांत जो भी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं वे सभी बाह्य तत्व, वो किसी भी प्रकार से वो सारे बाह्य तत्व जो क्या करते हैं, व्यक्ति को जीवन प्रारंभ होने से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से वातावरण के संबंध में कुछ लोगों ने अपने विचार दिए, जैसे कि जीबी वॉटसन का विचार आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर वातावरण के प्रभाव से मैं किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता, कुछ भी बना सकता हूँ। जीबी वॉटसन का ये कथन था कि मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए और उन बच्चों को मैं उनके वातावरण के प्रभाव से, यानी कि उनको इस प्रकार का वातावरण मैं उनको प्रदान करूँगा कि मैं जो चाहूँ उन्हें बना सकता हूँ। यानी कि अगर मैं चाहूँ, मैं उनको डॉक्टर बनाना चाहूँ तो मैं उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, अगर मैं उन्हें चाहूँ वकील बनाना चाहूँ तो वकील बना सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व मानते हैं कि हेरिडिटी अगर है भी, हेरिडिटी से अगर जन्म हो रहा है बच्चे का तो कुछ गुण उसमें हेरिडिटी के हैं, तो इन्वायरमेंट को इस प्रकार से प्रभावी बनाकर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी बच्चे को किसी भी दिशा में मोल्ड कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी दिशा में उसे उसका स्वरूप किस प्रकार से होगा, आगे के जीवन में वो क्या होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, नेता होगा, कलाकार होगा, क्या होगा, ये मैं उसको क्या कर सकता हूँ, निर्धारित कर सकता हूँ। तो ये जीबी वॉटसन का कथन था। इसी प्रकार से भले ही शिशु का वंशानुक्रम कुछ भी हो, तो उन्होंने कहा कि बच्चे का वंशानुक्रम चाहे कुछ भी रहा हो, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, जो जिस तरह से मैं उसको चाहूँ उस तरह से वातावरण के प्रभाव से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसका विकास कर सकता हूँ। इसी में जॉन लॉक का एक कथन है। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया टैबुला रसा का। टैबुला रसा यानी कि इसको हम इंग्लिश में भी टैबुला रसा ही बोलते हैं। तो उन्होंने एक टैबुला रसा का कॉन्सेप्ट दिया। टैबुला रसा यानी कि उन्होंने बोला कि बच्चे का जो जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो एक कोरे कागज के समान होता है, यानी कि एक वाइट पेपर के समान होता है। हम जो चाहे उसके जब उसका जन्म होता है, उस जन्म के बाद हम उसके मस्तिष्क में जो भरना चाहें वो भर सकते हैं, यानी कि उस कोरे कागज को। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, हेरिडिटी को पूरा नेग्लेक्ट किया है कि जन्म के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, जो उस जन्म के समय उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं होता है, हम इन्वायरमेंट के प्रभाव से उसकी जो क्या कहते हैं बुद्धि को भरते हैं, यानी कि उसकी बुद्धि किस प्रकार से होगी ये हम उसके जन्म के बाद ही डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने टैबुला रसा का तात्पर्य बताया कि एक कोरे कागज के समान क्या होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क होता है। जन्म के समय मस्तिष्क एक कागज के समान होता है। जन्म के बाद वह अपनी संवेदनाओं, यानी कि जो वो चीजें फील करता है, अपनी संवेदनाएं क्या होगी, अपने सेंसेस से जो भी चीजें वो क्या करता है, प्राप्त करता है, उन चीजों से वो अपने क्या करता है, उस कोरे कागज को भरता है और वो कोरे का और अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको क्या करता है, भरता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये दिखाते हैं कि वातावरण क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि वातावरण इस प्रकार से क्या है, दोनों में प्रभावी होता है। तो इन दोनों जो डेफिनेशन, जो भी दोनों चीजों को हमने समझा, जो वातावरण के बारे में हमने जाना कि हेरिडिटी क्या है, हमने हेरिडिटी को भी जाना, उसको हमने जनरल कॉन्सेप्ट में जाना कि क्या है, माता पिता से प्राप्त होने वाले कुछ गुण। इसी प्रकार से हमने जाना, उसको हमने साइंटिफिक वे में जाना कि क्या है हेरिडिटी, माता पिता से क्रोमोसोम्स के रूप में, जो कि हमको 23 माता से और 23 क्या होते हैं, फादर से क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीन, यानी कि हर एक जीन क्या होता है, कुछ एक गुण को क्या होता है, लेकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, प्रत्येक जीन एक गुण को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जो कि हमें आगे उसमें, यानी कि उसके बर्थ के समय भी या फिर कुछ समय बाद भी हमें उसमें क्या होते हैं, दिख सकते हैं ये गुण, जो उसकी। और ये गुण जरूरी नहीं सिर्फ माता पिता से संबंधित हो, उनसे पहले के भी किसी भी जनरेशन से वो हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम हमने बताए। उसी प्रकार से हमने वातावरण को, आपको मैंने 2 लोगों का उदाहरण इसमें बताया, जीबी वॉटसन ने क्या बात करी और जॉन
लॉक ने क्या बात करी, तो सभी ने, और एनवायरमेंट में बहुत सारे क्या हुए एक्सपेरिमेंट हुए जिनके आधार पर बताया गया कि वातावरण, अगर हम ये देखते हैं कि आपने देखा होगा कि हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि एक समान ट्विंस होते हैं जो कि एक ओवा के टूटने से बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस उन्हें कहते हैं जो कि एक ओवा के टूटने से बने होते हैं, यानी कि एक एग के टूटने से जो बने होते हैं। और कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, दो अलग अलग एग से क्या होते हैं, बनते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस को भी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रभाव से क्या कर सकते हैं, अलग, यानी कि एक बच्चे को आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हो, आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, यानी कि समान उनमें गुण हैं, समान चीजें हैं, अगर वो समान लिंग के हैं और समान रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं वो भी क्या होती हैं, समान होती हैं, उन बच्चों को भी अगर आप क्या करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट रखते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, तो उनका विकास हम क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं। तो ये जो वातावरण को प्रभावी मानने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने बताया कि वातावरण कितना प्रभावी होता है। ये हम देखते हैं कि अगर आइडेंटिकल ट्विन भी अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हों तो वो क्या होंगे, उनका विकास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें क्या होती हैं, विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो उपरोक्त विवरण से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का विकास किसी एक भी प्रभावशीलता को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, नकार नहीं सकते। दोनों ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी एक को हम ये नहीं कह सकते ये कम है या फिर इसका प्रभाव ज्यादा है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों की प्रभावशीलता को हम नकार नहीं सकते हैं, दोनों ही विकास में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आनुवंशिकता व्यक्ति का सृजन करती है, तो एक बार हमने इसको फिर से आपको शॉर्ट में बताया कि जो आनुवंशिकता है ये व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा उसका सृजन करती है और उसमें अनेक गुणों को समाहित करती है। तो जो पहले बहुत सारे गुण उसकी जनरेशन में है उन गुणों को वो क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन में दिखाती है। इसी प्रकार वातावरण जन्म के बाद व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों में अपना योगदान देती है। तो वातावरण जो है कि व्यक्ति का आगे सामाजिक, मानसिक या फिर सांस्कृतिक या फिर हमने कहा संवेगात्मक या फिर नैतिक, ये किस प्रकार से विकास होंगे, इन पर अपना क्या करती है, योगदान देती है। बालक अपना व्यवहार परिवर्तित करता है। तो हमने देखा कि एनवायरमेंट में आने के बाद बच्चे की क्या होते हैं, जो बिहेवियर में है वो डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, वो किसका परिणाम है, एनवायरमेंट का परिणाम है। और इसको बालक का जीवन को क्या, ये भी क्या है, जीवन, बालक के जीवन को क्या कर रहा है, आकार प्रदान कर रहा है, यानी कि जो उसके व्यवहार में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन आते हैं एनवायरमेंट के कारण, इन चीजों को हम हर चैप्टर में समझते हैं कि किस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो एनवायरमेंट में भी कितना आपने अवसर दिया उसको, कितना आप उसको, उसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति हो पा रही, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसको स्वरूप को प्रदान करें कि वो कैसा होगा। एक तो हमको जन्म के समय एक स्वरूप मिला है और वातावरण के प्रभाव से हमें क्या हो रहा है, उसका एक नया स्वरूप क्या होता है, देखने को मिलता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। तो कहा जा सकता है कि दोनों का बालक के जीवन में समान रूप से प्रभावी होते हैं। व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्नताएं भी, जो हमने आपको बात करी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी हमने बात करी, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी जो होते हैं वो दोनों ही इनके क्या है, परिणाम है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या है, परिणाम है। इसी में एक बात जो उन्होंने बताई थी, हमने वुडवर्थ ने भी इसमें बहुत सारी स्टडी की, उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो जीवन है उसमें ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं। वुडवर्थ ने बताया कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ये दोनों हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का गुणनफल है। उन्होंने बताया, वुडवर्थ ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने बोला कि जो विकास है, जो व्यक्ति का विकास है वो क्या है, एनवायरमेंट और हेरिडिटी का दोनों का क्या है, गुणनफल है। यानी कि ये दोनों ही क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं और दोनों ही का ही क्या होता है, परिणाम हमको विकास में दिखाई देता है। यानी कि उसका विकास किस प्रकार से होगा, तो ये दोनों का, यानी कि ये दोनों चीजें क्या करती हैं, उसके जीवन को प्रभावित करती हैं और उसमें परिवर्तन लाती हैं। तो इन दोनों चीजों को हमने जाना कि ये क्या है। तो इसको एजुकेशन में हम इस प्रकार से, तो कुछ चीजें हमने आपको बताया कि हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से शिक्षक क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाकर, बच्चे के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बनाकर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने के अवसर देके या फिर उसके विकास को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके हम उसके विकास को क्या कर सकते हैं, एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। और हेरिडिटी के कुछ गुणों को अगर हम बहुत ज़्यादा भी, अगर कुछ गुण ऐसे हैं बच्चे में, कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, तो
उनसे हम कुछ चीज़ों को क्या कर सकते, कुछ नई चीज़ें उनको सिखाकर नया गुण उनके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, जो कि उसके नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें वो गुण क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं और इसका प्रयोग हम आज एजुकेशन में बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित कर रहा है, तो दोनों का ही क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है किसमें, बच्चे के निर्माण में। तो आज हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जाना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।